बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ ऑफ जवेरिया में आप सबको खुशामदीद। एक जमाना था कि सियासत में सिर्फ नारों पर गुजर बसर की जाती थी। एक तरफ से रोटी कपड़ा और मकान की आवाज आती थी तो दूसरी तरफ से सदा बुलंद होती थी कि रोटी कपड़ा और मकान सबका जामिन है कुरान। सियासी लीडर अवाम को सिर्फ इस बात में उलझाए रखते थे कि एशिया का रंग सुर्ख है या सब्ज। सफर की रफ्तार आहिस्ता रही, मगर जमहूरियत आज हमें इस मकाम पर ले आई है कि सियासी जमातों के दरमियान सिर्फ जज्बाती नारे ही नहीं बल्कि सेहत, तालीम, बिजली, शजरकारी, नई सड़कों, शहरों की सफाई और अवाम के लिए सफरी सहूलतें फराहम करने का मुकाबला जारी है। अवाम की बड़ी तादाद पर सही मगर सियासी शऊर से आरी नहीं है। वो खुशनुमा वादों की धुंध के पार देखने की अहलियत हासिल कर चुकी। इसी शऊर पर बात करने के लिए और इसको मजीद बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जद्दा पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक मारूफ समाजी शख्सियत जो कि इस वक्त यूके में सेटल्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जाहिद महमूद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर माशाल्लाह आप एक कामयाब समाजी शख्सियत हैं और सियासी शऊर रखने वाले इंसान हैं, तो खुद को आप किस तरह से देखते हैं? कामयाबी की तो डेफिनेशन पता नहीं क्या होगी, उसको मैं अपने ऊपर शायद उतना लागू नहीं करूंगा कि मैं कामयाब हूँ। लेकिन बेसिकली जो अपने आप को मैं इस हवाले से देखता हूँ कि सेल्फ मेड एक पर्सनैलिटी है और कोशिश यही की है कि जिस भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करूं, अगर उसमें कमिटमेंट अपनी लेकर आता हूं, बगैर कमिटमेंट के मैं किसी चीज़ में जंप नहीं करता। तो अगर मैं उस चीज़ में आता हूं तो आई ट्राई टू इंश्योर कि मैं उसमें अपनी 100% कंट्रीब्यूशन करूं और ऑनेस्टली करूं जितना भी मैं उसमें कर सकता हूं कंट्रीब्यूट। राइट सर। सर हमारे यहाँ लोगों में सियासी शऊर का इतना फुकदान क्यों है? फुकदान तो मैं नहीं कहूँगा, और ख़ास तौर पर पिछले कुछ सालों से अगर हम पिछली एक डिकेड करें और ख़ास तौर पर तकरीबन 1.5 डिकेड्स की अगर हम बात कर लें तो फुकदान तो नहीं है। मेरे ख्याल में तो ओवर एक्सरसाइज उसकी हो रही है। सियासी फुकदान ज़्यादा नहीं है बल्कि सियासी शायद उसमें जैसे कहना चाहिए ना कि उसका ज़्यादा उसमें हम इसका इजहार कर रहे हैं, ओवर रिएक्शन है हर चीज़ में। तो उसको समझने की जरूरत है। पोलराइजेशन हमारी पहले की निस्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब हम अगर अपने आप को किसी एक सियासी पार्टी से वाबस्ता कर लेते हैं तो फिर हम अब उसी की तमाम चीजों को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, वो राइट और रॉन्ग देखे बगैर। तो इस लिहाज से मैं इसी को कहूंगा कि मतलब जो पॉलिटिकल पोलैरिटी है वो उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ चुकी है अभी करंटली। राइट सर। सर जब हम पाकिस्तानियों को कानून की पाबंदी के हवाले से पाकिस्तान में देखें तो मायूसी होती है, लेकिन अगर यही पाकिस्तान अपने मुल्क से बाहर अगर हम इनको देखें तो वहां पर तो ये कानून के पाबंद हो जाते हैं। तो सर ऐसा क्यों है और आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है। आप अगर, मेरे ख्याल में ये सिर्फ पाकिस्तानियों के हवाले से नहीं है, आप किसी भी जगह पर किसी भी कंट्री में अगर आप उनको ये रिलैक्सेशन देंगे कि वो कुछ भी कर सकते हैं और वो रूल को मोल्ड कर सकते हैं, तो जहां आप उनको वो जगह देंगे वहां पर वो चीज एक्सरसाइज हो जाएगी। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप एक ओवरऑल कंट्री का एक माहौल होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आप सऊदी अरेबिया में देख लें कि हर जगह पर और हर सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में चूंकि एक फियर फैक्टर है कि अगर हम पकड़े जाते हैं तो फिर यहाँ पर आप पैसे देकर छूट नहीं सकते, तो आपको उसके अगेंस्ट में जो भी उसका कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भरने पड़ेंगे। अब तो खैर वो ज़्यादा कैमराज वाले सिग्नल्स आ गए, लेकिन अगर आप वैसे भी करें तो चूंकि वो एक फियर फैक्टर है कि अगर हम पकड़े जाते हैं तो उसके बाद हमारी उसमें कोई भी जान नहीं छुड़ा सकेंगे। पाकिस्तान में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इवन जो कत्ल करने वाला बंदा है उसको भी कहीं ना कहीं से ये ऑप्शन नजर आ रही होती है कि मैं इस सिस्टम में रहते हुए कुछ ना कुछ कर लूंगा, दोस्तों के साथ पैसा लगा के या कुछ भी, स्टिल हैज अ होप कि अच्छा कुछ ना कुछ हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर आमतौर पर सऊदी अरेबिया के हवाले से ये तासुर है कि शायद यहाँ पाकिस्तानी बच्चों की तालीमी कारकर्दगी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है।
सर नो डाउट कि एफएससी के बाद स्कोप कम है, लेकिन एफएससी तक तो इतना नेगेटिव हाल नहीं है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? अगर आप डिपेंड ये करता है कि आप किस चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं। आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। यानी कि बेसिकली अगर आप सिस्टम में देखें, क्योंकि मैं खुद भी अपने बच्चों के हवाले से देखता हूँ, वो सारे इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो उसमें आपके पास अगर तो आप जा रहे हैं ब्रिटिश करिकुलम में, तब आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास इंटरनेशनल स्कूल्स की हैं जो एक्सपेंसिव हैं। और जब आप आ जाते हैं इस लेवल पे कि आपने उनको अगर आपका फेडरल बोर्ड के हवाले से या पंजाब बोर्ड या आपका सिंध बोर्ड जो भी है, PISJ के स्कूल्स के हवाले से बात करते हैं, तो वहां पर ऑब्वियसली जी स्टैंडर्ड मैं डेफिनेटली यही कहूंगा कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, टीचर्स के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से। और यहाँ पर जो बच्चे परफॉर्म कर पाते हैं, इवन जैसे आपने किया, एक्सीलेंटली किया, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है आपका। मेरी बेटी ने भी बहुत अच्छा रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसमें बेटी का रिजल्ट बहुत अच्छा माशाल्लाह। रहा। जी इसकी सिचुएशन जो है वो ज्यादातर डिपेंड इस हवाले से कर जाती है कि आप खुद से, जो स्टूडेंट है वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, और उसके पीछे जो पेरेंट्स हैं उनके, वो उनका कितना फॉलो अप कर जी रहे हैं। जितनी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल। स्कूल की होनी चाहिए, वो कंट्रीब्यूशन स्कूल की तरफ से नहीं है। मतलब टू बी ऑनेस्ट इस हवाले से मेरे ख्याल में देर इज अ लॉट ऑफ रूम टू इम्प्रूव, और वो उसमें इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली राइट होनी सर। चाहिए। बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, लेकिन इन्वायरमेंट के हवाले से वहां पर अभी बहुत कुछ, स्टडी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बहुत कुछ करने की जरूरत है अभी भी। राइट सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सर आप सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान की बजाय यूके क्यों शिफ्ट हो गए? अगेन यही प्रॉब्लम है जो कि सारे मिडल ईस्ट में है, क्योंकि मिडल ईस्ट में शायद आपको एक, जो आप शुरू में जब आते हैं इसकी तरफ, बेसिकली तो आप दियारे गैर में बेसिकली तो रोजी कमाने के लिए आते हैं ना, तो और तो कोई इनिशिएटिव होता नहीं है मेनली। तो जब आप उसमें आते जी हैं सर। मिडिल ईस्ट की तरफ, अट्रैक्ट इसीलिए करता है कि वहां पर आपके टैक्सेस नहीं हैं, और आपकी जी बहुत सारी जिंदगी जो है, बहुत से लाइफस्टाइल जो आपका, अगर आप मतलब देखें सऊदी अरेबिया के हवाले से भी अगर आप देखेंगे, तो आप इसको जिस माहौल में आप रह रही हैं, जाहिर है आपके, आप एक वेल सेटल्ड फैमिली से हैं। आप जो हम जैसे लोग हो गए, वाइट कॉलर वाली जॉब करने वाले, कि जहां पर हम एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ चल रहे हैं। एट द सेम टाइम वहां पर एक दूसरी है जहां पर कि आपके लेबर क्लास है। लेबर क्लास के हालात जो है वो तो उतने अच्छे नहीं है, वो तो बहुत मुश्किल से अपनी चीजें गुजारा करते हैं, और उस हवाले से उसमें अपना एक लाइफ टाइम वहां पे गुजारते हैं। लेकिन ये है कि उनको चूंकि अगेन वही फैक्टर आ जाता है कि टैक्सेस नहीं थे पहले, जो कि अब हो गए हैं, वो भी अब उनके लिए से वो भी काफी एक टफ सिचुएशन बनती जा रही है, जिस तरह इकामा रिन्यूअल के जी इश्यूज बिल्कुल। हैं, और फिर वो सारा मामला है। तो जी बेसिकली आपका फ्यूचर जो है इन द लॉन्गर टर्म, जब आप देखते हैं, और बच्चों की एजुकेशन के हवाले से भी देखते हैं, और ये एक सब लोगों का ही डायलमा है मिडिल ईस्ट में, कि जब आपके बच्चे, जब आप पैसे पहले भी कह रही थी कि आपकी आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आपको कहीं ना कहीं उनको भेजना पड़ता है, या तो आप उनको पाकिस्तान वापस भिजवाएंगे, और अगर आप खुद यहाँ कंटिन्यू रखते हैं तो फैमिली इकट्ठी नहीं हो पाती, या आपके पास चॉइसेस ही होती है कि आप बिल्कुल। उन चॉइस ये होती है कि आप उनको बाहर भेजें। तो यही चॉइस चॉइस हमारे पास थी। मैं ये कहूंगा कि मुझे शायद एक फॉर्चुनेट, एक बड़ा डिसीजन लिया इस जनरली इस एज में आके, जहां आपके पास एनर्जीज वो वाली नहीं होती जो आपके पास 20s 30s में होती हैं। लेकिन ये सारा जी इसी वजह से लिया कि हमने एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली कि यहाँ पर मैं हम पूरी फैमिली के साथ मूव इन हो सकते थे। तो जो काम हमने बच्चों को अकेले भिजवा के करना था, तो वो हमने प्रेफर ये किया कि इस तरह से फैमिली भी इकट्ठी रहेगी, और हम जो उनकी एजुकेशन है वो भी यहाँ से कंटिन्यू हो सकेगी। तो ये एक बड़ा मेन फैक्टर था। और बेसिकली सबका ये फैक्टर, मैं बहुत सारे लोगों को भी जाते देख चुका हूँ जो हमारे साथ थे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वापस जा चुके हैं अपने अपने कंट्रीज में। तो उनकी मेन वजह यही होती है कि एक खास स्टेज पे पहुंच के आप बच्चों की एजुकेशन के हवाले से यहाँ प्रोसीड करना मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, क्योंकि आपके डिफरेंट कंट्रीज का एक्सपोजर है, तो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और यूके में आपने कौन सी चीज मुश्तरक पाई और कौन सी मुख्तलिफ पाई? कल्चर वाइज चीज़ों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है हर लिहाज से। मुश्तरक चीज़ ढूंढना शायद ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि
बेसिकली प्रोसेसेस वाइज और हर लिहाज से टर्म्स जो है ना वो डिफरेंट है लाइफस्टाइल। और टू बी ऑनेस्ट शायद आप आई डोंट नो राइट। कितना आप उसको कंसीव कर पाएंगी कि शुरू के जो कुछ महीने थे वो मेरे यहाँ बहुत फ्रस्ट्रेशन में गुजरे हैं कि ये किस कंट्री में वो आके क्यों फंस गया सर? हूं मैं। तो यहाँ के जो प्रोसेसेस हैं आपको वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट हैं साउदी अरेबिया से। उसकी टाइमलाइंस डिफरेंट हैं। कुछ मामलात में मैं कहूँगा जनरली कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया बैकवर्ड है। मैं ये कहूँगा कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर सऊदी अरेबिया बहुत सी चीज़ों में बहुत आगे है। आईटी की मैं जितना इस्तेमाल सऊदी अरेबिया ने पिछले कुछ अर्सों में किया और प्रोसेसेस को लेकर आए, वो अभी मैं कहूँगा कुछ एरियाज में वो यूके से भी आगे हैं। राइट सर। और इसी तरीके से बहुत से मामला थे, जैसे ड्राइविंग थी। ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई शुरू में, क्योंकि रोड्स यहाँ पर बहुत नैरो हैं और रोड्स के ऊपर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। नैरो होने की वजह से हर थोड़ी देर के बाद राउंड अबाउट्स हैं। तो वो सऊदी अरेबिया वाली जो एक आपको मिलती है ना, एक खुलापन सा एक महसूस होता है बड़ी गाड़ियों के साथ, बड़ी जी रोड्स के जी। साथ, वो आपको नहीं मिल पाता। बिल्कुल। फिर घरों के हवाले से कि जी। हम सऊदी अरेबिया में खास तौर पे मतलब जो हम अ, अच्छी जॉब्स पे जो लोग हैं, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, तो वो हमारे पास जरा खुले घरों की एक आदत बन चुकी होती है। यहाँ पर आपके जी जी बिल्कुल सर। वो चीज़ जो है, अगर आपने उतने खुले घर में जाना है तो आपका इनकम लेवल फिर बहुत बेहतर होना चाहिए। वो अफोर्ड करना मुश्किल होता है, बल्कि घर जनरली मिल भी नहीं पाते उतनी बड़ी कैपेसिटी के साथ यहाँ पर, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली मैं ये कहूँगा। जब आप एक जो मुझे चीज़ यहाँ पे नज़र आई वो ये है कि आपने यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो हर कंट्री अपनी सिचुएशन देखता है कि हमारे पास स्पेस कितनी है, हमारा बेसिकली ज्योग्राफिकल डायमेंशन क्या है, यहाँ पर ग्रीनरी है, हिल्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल। ये चीज़ आपको लोगों को एक दे दी है कि आपने लिमिटेड स्पेसेस के साथ ही रहना है। तो इतने रूम्स होंगे, इतनी आपके पास अगर गार्डन है इतना आपके पास गार्डन का एरिया होगा। तो वो सब चीज़ें आपकी उसी तरीके से ही चल रही हैं, विच इज़ अ गुड थिंग कि आपको राइट। बहुत मैसिव घर नहीं बिल्कुल मिलेंगे, बहुत रेयर मिलेंगे। राइट सर। पाकिस्तान के हवाले से बात सर। करें तो पाकिस्तान की ज़ाहिर है अपनी जी। कुछ क्वालिटीज़ हैं और जो आपके बाकी कंट्रीज़ में नहीं मिलती हैं, उसकी अपनी ब्यूटी है। बिल्कुल। आपका अपना नेटिव कल्चर है जो ज़ाहिर है आपको यहाँ नहीं मिल पाता। अपने नॉस्टैल्जिक बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो आपके जहाँ आपने चाइल्डहुड गुजारा होता है। तो हर एक की अपनी अपनी जगह हैं। स्टिल आई वुड बी वेरी हैप्पी टू गो बैक टू पाकिस्तान एंड स्टे बहुत से मामलात में। तो मतलब इतना ऐसा इशू मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान लिवेबल नहीं है या बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली एक वर्स्ट कंडीशन में है। तो तीनों कंट्रीज के अपने अपने डिफरेंट डायमेंशन हैं। बिल्कुल सर। यहाँ सर अपॉर्चुनिटीज कामयाबियां और बहुत ज़्यादा है नाकामियां यूके के हवाले से। एक चीज़ मैं शायद ऐड करना चाहूँ कि बाकी लोगों के लिए भी अगर कोई जी भी जी इस तरह सर। से प्लान करना चाहता है, वो ये है कि यहाँ पर जो एजुकेशन है बच्चों के हवाले से जो चीज़ चल रही है, उसके दौरान में उनको जी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलती हैं। यानी स्कूल जो है जिस सर जगह किस पे तरह आप की जा रहे हैं वो खुद से आपको थोड़ा सा बहुत सारी एलाबरेट कीजिए। एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करवाते हैं कि आपने राइट सर। जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी सर्विसेज में वॉलंटियर करना है। आपको आप बाउंड हैं उसके लिए और आपने उसके लिए टाइम जाके देना है। फिर आप अगर उसमें राइट सर। जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो उसको इनकरेज करते हैं कि ये आपके सीवी के हवाले से आपको ये बेहतर आपको एक अपॉर्चुनिटी बाद में देगा। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ बिल्कुल। जो सिलेक्शन है, उसकी चॉइसेस हैं स्टूडेंट्स के पास, वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। तो इस तरह फिर स्टूडेंट्स जो हैं को करिकुलर एक्टिविटीज और हर तरह से पॉलिश भी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उनको वो कम्युनिकेशन के तो लिए, सर। लीडरशिप के लिए सारी अपॉर्चुनिटीज काफ़ी मिल जाती हैं, वो अपने स्किल्स डेवलप करने के बिल्कुल। लिए। जी बिल्कुल। सर कामयाबियां और नाकामियां हर किसी की जिंदगी का हिस्सा होती हैं। जब कभी आपकी जिंदगी में कोई नाकामी आई तो आपने उसका मुकाबला किस तरह से किया? मेरे ख्याल में उसमें सब्र जो है और हार्ड वर्क, ये दो चीज़ें हैं, पेशेंस एंड हार्ड वर्क। यानी आप बेसिकली आपने अच्छा या बुरा टाइम जो भी है वो गुजर जाएगा। टाइम कीप्स ऑन टिकिंग, वो रुकता नहीं है।
आपने जिस भी डायमेंशन के साथ चल रहे हैं, वो आपने जो भी राह पकड़ ली है, रास्ता पकड़ लिया है, उस रास्ते पे अब अपने हार्डवर्क के साथ चलते रहना है। अगर आपको कोई ऑप्शंस नजर आ रही हैं बेहतर और मामलात में, तो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। मेरे ख्याल ये तीसरी चीज मैं और भी जिसमें ऐड करूंगा वो यही होगी कि बी प्रोग्रेसिव, कि आपको जहां जहां पर भी जो नई अपॉर्चुनिटीज अगर नजर आती हैं, तो उसमें अपने आप को बाउंड नहीं करें कि नहीं मैं जो हूँ यहाँ पर ठीक हूँ, कंफर्ट जोन में हूँ। और खास तौर पर देखिए, अगर मैं अपने डिफरेंट लाइफ के एस्पेक्ट्स देखूं, सऊदी अरेबिया में मैंने टोटल 3 जगहों पे जॉब्स की हैं। उसमें डिफरेंट माशा सिचुएशंस में डिफरेंट टाइम पर मैंने बल्कि रिस्क लिए हैं। कि अगर पहले 10 इयर्स 2010 के टाइम पे मैंने एग्जिस्टिंग जॉब को बगैर दूसरी जॉब के लिए हुए रिजाइन कर दिया था। कि एट वन ओह पॉइंट ऑफ माय टाइम गॉड। मैंने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट कि यहाँ पर अब मैं जो कर रहा हूँ, ये मेरी यहाँ पे प्रोग्रेस को हिंडर कर रहा है, अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मैं आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, राइट। और वहां पर उस कंपनी की मैक्सिमम ग्रोथ इतनी ही है। तो मुझे ये भी डिपेंडेंसी थी कि वो मुझे जल्दी जाने नहीं देते थे, उनको दे नीडेड सम टाइम पीरियड के, आपको इतना मुझे टाइम पीरियड नोटिस पीरियड देना होगा। तो उसको कंसिडर करते हुए मैंने यहाँ तक रिस्क लिया, बीइंग विद फैमिली, बच्चे भी छोटे थे, कि मैंने वो रिजाइन किया। वो एक राइट। स्टेज गुजरी, फिर एक दूसरी स्टेज गुजरी, और अभी खास तौर पे ये यूके में आने वाला डिसीजन, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। पूरी एक चीजों को, सेटल्ड चीजों को बिल्कुल। आप एक इस सिचुएशन में लेकर आते हैं। तो 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 तीसरी सर चीज उस ये रिस्क होगी। का कैसा रिजल्ट था, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है, इट डिपेंड, देखिए हर बंदे की डिफरेंट सिचुएशन होती है। मुझे शायद ये जो बहुत जी बड़ा बिल्कुल। डिसीजन लेने में एक एडवांटेज ये हुआ, जिसकी वजह से शायद ये हम ये डिसीजन ले पाए, वो ये थे कि मेरी जॉब खत्म नहीं हो रही थी। मैं अभी भी अपनी सऊदीया वाली जॉब ही कर रहा हूँ। अच्छा, तो राइट। तो इस बिल्कुल। हवाले से एक जो बड़ा इनकम फैक्टर है कि मुझे यहाँ पर आके बिल्कुल नए सिरे से जॉब्स वगैरह नहीं ढूंढनी, और वो सब कुछ है वो नहीं करना। जो चैलेंजिंग चीज है वो मेरे लिए है कि इस स्टेज पे आके दोबारा से यूनिवर्सिटी जाना, स्टडी करना, मास्टर्स करना, ये एक, और अलोंग विद द जॉब, जॉब के टाइम के साथ साथ करते हुए। और वो एक बिल्कुल। चैलेंजिंग था, लेकिन जाहिर है पता था कि वो तकरीबन 1 ईयर तक ऐसे रहना है। तो उसके बाद बेहतर हो जाएगा मामला, वो भी चीज खत्म हो जाएगी। और एडवांटेज ये था कि बच्चे बड़े जी थे, तो इतनी वो ज्यादा डिपेंडेंसी, एंड दे हैड बीन वेरी वेरी हेल्पफुल। एक सपोर्ट, एक पूरी फैमिली की सपोर्ट बहुत अच्छी है सारे मामले में। बिल्कुल। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या आप पाकिस्तानी तर्ज सियासत से मुतमईन हैं, और पाकिस्तानी सियासत में एक आम आदमी का किरदार आपकी नजर में क्या है? नहीं, बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। पहले कुछ अर्से पहले मुतमईन था, जब ये एक बहुत बड़ी चेंज इमरान खान की तौर पर आई थी, और उसमें मैंने 2008 में ज्वाइन किया था पीटीआई को, जब जद्दा में बहुत गिने चुने लोग थे। अब्दुल्ला रहमान हैं हमारे, अदनान फारूकी, फरूख रशीद थे उस टाइम पे, कुछ लोग थे हम। और जब मैंने ज्वाइन किया और स्टार्ट किया, तो एक बहुत ज्यादा एंथुजिज्म था, और सारे उस टाइम के अंदर जितनी भी चीजें हुई, अ, वो एक शिफ्ट था। वेलकम बैक सर, एक्चुअली नेटवर्क इश्यूज की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो सर हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी तर्ज सियासत से आप मुतमईन हैं या नहीं, और आम आदमी का सियासत में क्या किरदार आप देखते हैं? जी, तो मैं जैसे बता रहा था कि पहले से मतलब जो स्टाइल हमारा स्टाइल शुरू हुआ था, जिस तरीके से एफर्ट शुरू हुई थी, उसमें जी जी। डेफिनेटली यही होप थी बेहतर चीजों के होने की तरफ, की चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। उसकी एक बड़ी वजह ये रही कि जैसे जैसे आपकी जो पार्टी एक है जो बेसिकली एक डिफरेंट आइडिया के मुताबिक या डिफरेंट स्लोगन लेकर सामने आई थी, उसमें जब उसमें पॉपुलैरिटी मिलती है, और खास तौर पर जब आप गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं और उसमें आ जाते हैं, तो फिर और बहुत सारा जो एक एलिमेंट है, माफिया का एलिमेंट, वो भी उसमें शामिल हो जाता है। आप उसमें माफिया का एलिमेंट कह राइट। लें, या आप इसका ऐसा एलिमेंट ले लें कि जो कि टिपिकल पॉलिटिकल सिस्टम में स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं।
अच्छा, ये हमारी बड़ी एक लंबी डिस्कशन इसमें बहुत से लोगों से हमारे साथ चलती रही है पहले भी, कि एक जो नजरियाती वर्कर है और एक जो टिपिकल पॉलिटिकल वर्कर है, जिसका जो नजरियाती नहीं है, जो एक खास तौर पर किसी एक अपनी एक एलीट क्लास के साथ, अपनी एक जिसके साथ भी उसकी एसोसिएशन है, जहां वो अपना फायदा देखता है, कि उसकी जो पूरी सियासत है वो इसी अंदाज में है कि वो उसने किसी न किसी पोजीशन पर आना है, चाहे वो एमएनए है, एमपीए है, काउंसलर है, नाजिम है, वट एवर इट इज, जो भी उसका गोल है। अच्छा, अब इन दोनों में जब भी हम डिबेट की तरफ आते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो नजरियाती वर्कर होता है, सियासत उसका ओढ़ना छोड़ना नहीं होती, वो उसको एज अ पार्ट टाइम एक्टिविटी कर रहा होता है। जैसे हम लोग हैं कि जैसे कर भी रहे थे, हमारी जॉब चल रही थी और हम जॉब्स के साथ में पॉलिटिकल इस चीज को भी लेके चल रहे थे। लेकिन वहां पर ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जिनका ओढ़ना भी छोड़ना पॉलिटिक्स है, जिनके पास उनका पिछले उनका ओवरऑल एक चीजें जो उनके पास बिजनेसेस चल रहे हैं, या कुछ ज्यादा भाई हैं, उन्होंने एक भाई को इस काम के लिए लगा दिया है कि भाई आपने सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है, जहां जलसे होने हैं आपने 100 बंदे अपने साथ अपने गाड़ियों में भरने हैं और ले जाने हैं। तो वो वाले लोग जो हैं, फिर उनकी कंट्रीब्यूशन उस सारे मामले में ज्यादा हो जाती है। जो नजरियाती वर्कर है उसकी अपनी से उस मामले में, जहां वो बहुत सारे हो सकता है इवेंट भी मिस कर जाए, क्योंकि जाहिर है वो अपनी जॉब पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, अपने अपने बिजनेस पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, उसको जाहिर है अपनी वो और बहुत सारे मामला अपने हैं जो उसको देखने हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम बन जाता है कि फिर आगे फ्रंट पे वो लोग आ जाते हैं जो कि फुल टाइम हर टाइम पे उस टाइम के लिए उस चीज के लिए अवेलेबल है। जी और दूसरी चीज आ जाती है वो ये कि जो हमारा पिछले कुछ अर्सा चला, उस सारी सिचुएशन में ये हो गया कि जैसे मैं पोलराइजेशन की बात कर रहा था, सोशल मीडिया में मैंने ये तमाम चीजें शुरू से ऑब्जर्व की हैं। मतलब 2008 से जब से स्टार्ट हुए, फेसबुक उस वक्त बिल्कुल नया नया था, ट्विटर भी उसके बाद में आया और सब चीजें उसमें चलती रहीं। और 2008 में मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी था, तो मैं अपनी पार्टी का सोशल मीडिया भी सारा मॉनिटर कर रहा था और चीजें चेक कर रहा था। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि पोलराइजेशन के बाद से जो बड़ा एक फैक्टर आ गया सामने, वो है इखलाकियात से आरी होने का। कि जब हम पोलराइजेशन की वजह से, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये बन जाता है कि हमने जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनके बयानिए को, उनके उस स्टेटमेंट को किसी भी तरीके से डिनाई करना, और उसकी वजह से हम हर लिहाज से उस पे गाली गलौज पे भी उतर आते हैं, हम बिल्कुल एक गैर अखलाकी लेवल पे भी चले जाते हैं। मैंने अपनी हमेशा ये कोशिश की है उस सारे दौरान में, और जितने भी मेरे कुलीग्स हैं सोशल मीडिया के, या जितने भी मेरी टीम मेंबर्स हैं, वो बिल्कुल इस चीज़ की गवाही देंगे कि मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि इस चीज़ को डिनाई किया जाए। और मैं इस चीज़ के, ये जो जी ब्लेम नॉर्मली आजकल लगाया जाता है ना पीटीआई पे, मैं इस हवाले से थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि कहा यह जाता है कि पीटीआई के जो अभी सोशल मीडिया वर्कर्स हैं वो इस आरएफ से अब बहुत ज्यादा बेहूदगी पर और ये सारी चीजें पर उतर आते हैं। ये बिल्कुल हो रहा है, मैं इसको डिनाई अब नहीं करूंगा कि ऐसा हो रहा है। लेकिन इसका सारा फैक्टर जो है, ये जो स्टार्टअप अगर मैं पूरा देखूं ना, इसकी इवोल्यूशन कहाँ से हुई, बिल्कुल चीजें इवॉल्व कैसे हुई और जी कहाँ से ये चीजें स्टार्ट हुई। तो जी पीटीआई के जो इनिशियल लोग थे जिन्होंने पीटीआई की तरफ आए थे, वो ज्यादातर पढ़ा लिखा तबका था, और राइट वो बिल्कुल एक खास एक एक पैटर्न के और एक नजरिए की बेस पर आ रहे थे। और आप बल्कि उनको अक्सर उन पर हंसा जाता था कि ये मम्मी डैडी क्लास हैं, ये बर्गर क्लास हैं, इनको तो ये चीजें वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो बहुत जी ज्यादा उनके अगेंस्ट में जो दूसरी पार्टीज हैं, स्पेशली नून लीग जो है, वो बहुत ज्यादा टारगेट करती थी जी इखलाकियात से, मतलब गाली गलोच और तमाम चीजें। और उनके ख्याल में यही होता था कि ये लोग जो हैं पीटीआई के लोग और इस तरह के जो मामलात हैं, ये लोग उसको कैटर नहीं कर सकते। और राइट आप शुरू से, आपको पता है कि इमरान खान के हवाले से, पर्सनल लाइफ के हवाले से जितनी चीजें शुरू से करेक्टर असैसिनेशन उसकी होती रही है जब से वो पॉलिटिक्स में आया है, तो वो सारी चीजें जो जी हैं वो एक बिल्कुल ओपोनेंट्स की तरफ से स्टार्ट हुई। मैं इनको हमेशा से अपनी टीम को ये बताता रहा हूं, और मैं अभी भी इस बारे में बिलीव करता हूं कि आपको गाली गलोच का जो जवाब है सोशल मीडिया पे खास तौर पर, वो गाली गलोच नहीं है। आप जी गाली गलौज देकर उस चीज को, आप एक गाली देंगे, वो एक बंदा आपको एक गाली देगा, आप दो दे देंगे, वो आगे से 5 देगा,
आप 10 देंगे, इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। तो इस बिल्कुल। सब चीजों का बेहतरीन हल ये होता है कि आप अपने जो भी आपने चीज देनी है, एक तो आप उसके साथ दलाइल से बात करें। जो भी आपने अपना पॉलिटिकल जो है आपका मामला, जितना भी आपने चीजें करनी है वो प्योर सबकी सब चीजें पॉलिटिकल बेस्ड होनी चाहिए, पर्सनलाइज बेस्ड नहीं होनी चाहिए, जी। पर्सनलाइज नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको कोई समझता है कि जो आगे से जवाब देने वाला है वो आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, तो आप उसके साथ गाली गलौज भी नहीं कर सकते, अब आप उसके साथ जवाबी दलाइल भी नहीं दे सकते। तो इसका बेहतरीन हल यही होता जी। है कि आप ऐसे बंदे को इग्नोर करें, आप ब्लॉक कर दे, वो नहीं है, उसकी अगर एटीट्यूड यही है तो आप उसको ब्लॉक कर दें। ग्रेजुअली आपकी बिल्कुल। उस सारे मामले की एक्सेप्ट कम होती जाएगी। जैसे जब ये रिहाम खान की बुक आई थी और सारी चीजें हुई थी, उस सारे मामले में बहुत एक मामला हुआ था, मेरे ख्याल में पीटीआई ने ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक उस टाइम पे इस चीज को हैंडल किया था। द बेस्ट आंसर वॉज टू इग्नोर हर। आप उसकी हर चीज का जवाब नहीं दे सकते। द बेस्ट थिंग है कि आप बिल्कुल। उसकी एक बोलेगा, वो अपनी चीज लगाती है, यू अगर आप उस चीज के अगेंस्ट भी जाके अपने कमेंट्स देते हैं ना, मैं तो अभी इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस तरह के हवाले से मामला जो इतने बुरे हों और जो इस हवाले से चीजों को लेके चल रहे हों कि जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ डिफेम करना और मकसद सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज करना है, तो आप उसके जी। अगेंस्ट भी जाकर कमेंट ना करें, उनको जी। इग्नोर जी। करें, क्योंकि वो अटेंशन चाह रहे होते हैं। वो उसके अगेंस्ट में जो बंदा इस लेवल पे जाता है उसको फिर अपनी इज्जत बेइज्जती का एहसास नहीं होता, वो उसको उस पर्पज से कोई मैटर नहीं जी। करता कि आप उसको 10 गालियां दे रहे हैं। तो बेहतर यही होता है कि उनका बेहतरीन हल यही होता है कि आप उनको इग्नोर करें। तो मैं जी। हमेशा से ये एक फैक्टर मैं जनरली भी लोगों को कहना चाहूंगा, अभी भी मैं इसी बात पे बिलीव करता हूँ। और मैं अपने सारे जितने भी सोशल मीडिया पे लोग हैं उनको यही कहता हूँ कि इग्नोर करें, दलाइल दें, ट्रोलिंग करें, इवन अच्छे तरीके से, वो भी अगर करते हैं तो कोई मसला नहीं है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ दैट गेम। लेकिन ये है कि आप उसमें अपना एक जो इखलाकी एलिमेंट है उससे नीचे नहीं जाए। बिल्कुल। यानी कि अच्छे रवैये के दायरे में रहते रहते हुए जो भी करना है करें। बिल्कुल। और मैं इस बात का मुकम्मल तौर पे हामी हूं कि हमें हर बंदे को पॉलिटिसाइज्ड होना चाहिए। अपने आप को इस सारे जी। सिस्टम से बाहर नहीं रखें कि नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्राई टू मेक अ रोल जो आपको बिल्कुल। ठीक लगता है, जो आपको बेहतर समझ आती है। और इस सारे मामले में मैं अभी, चाहे जाहिर है कि जो अभी सारी गवर्नमेंट चल रही है अभी पीटीआई की, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बड़ी कामयाबी से चल रही है, उसकी नाकामियों का मुकम्मल मुझे एहसास है। जहां जहां पर हम उसकी नाकामियों का एहसास कर रहे हैं, और शायद हम जैसे लोगों को उसका दुख बाकी जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनसे ज्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने अपना जी। उसके लिए टाइम दिया हुआ है, उसके लिए एनर्जीज दी हुई हैं, बहुत सारी एफर्ट्स हैं। मतलब यहाँ हम सऊदी अरेबिया से जाकर 2013 में वोट डालने गए थे पूरी फैमिली के साथ, उसमें धरने में जाके हमने कंट्रीब्यूशन की थी, फैमिली के साथ की थी। उसके अलावा जो मॉनेटरी वाइज भी जो हो सकती थी हमारी तरफ से डिफरेंट कंट्रीब्यूशन, वो भी हमने सारी की हैं। तो बाकी लोगों की निस्बत राइट। हमारे लिए हमारे स्टेक्स ज्यादा हैं। तो अगर हुकूमत नाकाम होती है तो उसमें से अगर किसी और को नाकामी को उसकी फीलिंग ज्यादा होगी, तो हम पीटीआई के लोगों को उसकी फीलिंग्स, जिन्होंने उस टाइम से काम किया है, स्ट्रगल की है पार्टी को गवर्नमेंट में लाने के लिए, तो हमें उसकी फीलिंग्स और उससे उसकी जो दुख है वो ज्यादा होगा। बट एट द सेम टाइम जब हम ये जी। बात करते हैं सारी नाकामियों के हवाले से गवर्नमेंट की, तो हमें एट द सेम टाइम दो तीन चीजें और भी ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो अभी भी मैं हमेशा से अगर इमरान खान के साथ खड़ा था और खड़ा हूं अभी भी और खड़ा रहूंगा, वो उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है कि मुझे भी ये पता है कि वो अभी तक ही इज ट्राइंग इज लेवल बेस्ट। और पाकिस्तान जैसे कंट्री में जिसमें किसी ने लिखा हुआ भी है कि इट्स अनगवर्नड कंट्री, अ कंट्री विच कैन नॉट बी गवर्नड, इस तरह का नाम उसका जो है, बिल्कुल। उस हवाले से अगर इस सारे माफियाज के साथ रहते हुए वो जितनी भी कोशिश कर पा रहा है, ही इज ट्राइंग इज लेवल बेस्ट। जो उसके साथ टीम है कुछ लोगों को छोड़कर, जिसमें मैं जो टिपिकल पीटीआई के वर्कर्स हैं पुराने और जो उसकी टीम में शामिल हैं, नेमली अगर मैं असद उमर की बात करूं, मुराद सईद की बात करूं, इन लोगों को हटाकर अगर बात करता हूं तो जो ज्यादातर दूसरे पॉलिटिकल लोग हैं वो चाहे पीटीआई में भी हैं,
Extremely sorry for the technical disturbance, sir. नो प्रॉब्लम। जी जी, तो उसमें जी सर। मतलब हमें वो उसका एक मार्जिन उनको देना पड़ेगा, जो मैं कह रहा था उस हवाले से। करंट जो सिचुएशन चल रही है गवर्नमेंट की, और महंगाई की खास तौर पे एक चीज है, दो चीजें मेरे ख्याल में हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं काफी अरसे से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ उस हवाले से। महंगाई का जो एलिमेंट है, महंगाई के दो एलिमेंट, दो डायमेंशन है महंगाई की। एक है जो कि पोस्ट कोविड और ओवरऑल जनरली जो कंट्री, जो ओवरऑल इंटरनेशनल फैक्टर है उसका, वो अपनी जगह है, जहां पर आपके पास आपकी, आप लिमिटेड हैं, आपके पास कोई, आप उसमें कुछ कर सकते हो। और जो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन रहती रही है, या हमारे अपने डेप्ट्स हैं, उनके साथ चीजें मैनेज करने के लिए, उसमें तो शायद ज्यादा गवर्नमेंट का कसूर उतना नहीं है। लेकिन जो एलिमेंट है, एक महंगाई का एलिमेंट होता है गवर्नेंस से, और जी वो एक ऐसा एलिमेंट है जहां पर मैं समझता हूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट अभी तक नाकाम है, और उस पर डेफिनेटली काम करने की जरूरत है। और उसको कोशिश यही करनी चाहिए कि जिस कदर भी जल्दी इसको हैंडल कर लिया जाए तो कर लेना चाहिए, वरना ये नेक्स्ट इलेक्शंस में पीटीआई के लिए काफी जो है वो डैमेजिंग चीज होगी। और जी दूसरी, मैं कोई और पार्टी अभी तक भी नहीं देख पा रहा हूं कि जिसको हम ये कहें कि अच्छा, अगर इमरान खान डिलीवर नहीं कर पाया तो कोई दोबारा से कोई नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो, एनी वन ऑफ दीज सो कॉल्ड लीडर जो है वो इसको हैंडल कर पाएंगे। तो मैं इसलिए अभी भी, मेरा जो टिल्ट है वो अभी तक मैं उसी चीज में ही रहूंगा कि एटलीस्ट एक बंदा जो एफर्ट कर रहा है, अगर उसमें कोई अभी तक सो फॉर इनकॉम्पिटेंस लेवल भी है या कोई ऐसे मामलात भी हैं, मेरी अपनी फिलहाल जो टिल्ट है, मैं अभी तक उन्हीं की तरफ रहूंगा। मुझे नहीं लगता कि कोई अल्टरनेट हमारे पास अवेलेबल है अभी तक। बिल्कुल सर, बहुत बिल्कुल ठीक बात की आपने। सर रैपिड रिस्पांस के सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपके पास टू चॉइसेस होंगी एंड यू हैव टू चूज वन। सो आर यू रेडी ओके, सर? ऑलवेज रेडी। राइट सर। फेसबुक और ट्विटर? फेसबुक। पिंडी और इस्लामाबाद? पिंडी। परवेज इलाही और परवेज मुशर्रफ? परवेज इलाही। राइट, इतना सोचने के बाद सर। हाँ, क्योंकि दोनों में कोई चॉइस, दोनों एक्सेप्टर्स नहीं थे, तब मैंने ये सोचा कि नहीं, एक आंसर देना है तो फिर वो जो है वो एक उसको रिस्पॉन्स कर लेते हैं। राइट सर। सर फेट और डिबेट? पहला वर्ड क्या बोला आपने? फेट और डिबेट? डिबेट। राइट। शाह महमूद कुरैशी और शहबाज गिल? शाह महमूद कुरैशी। फैमिली और फ्रेंड्स? फैमिली ऑब्वियसली, लेकिन दोनों को आप अलग नहीं राइट कर सकते। मतलब मेरी बहुत सी कंट्रीब्यूशन में फ्रेंड्स की बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, फैमिली की तो है ही है। जी बिल्कुल। सर बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज? बिलावल भुट्टो। Right, sir. You played well, sir. And thank you so much for coming on the show and honoring me. I'm really grateful to you. थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और आई सी यू एज अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग पर्सन। कुछ दफा आप जो है वो अपने Thank you. अपने ब्लॉग्स में जो है ना कुछ ज्यादती कर जाती है, बट जनरली बात ठीक है। दैट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, सो Right, sir. कीप ऑन डूइंग। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. प्रोग्राम का इख्तिताम मैं अपने चंद पसंदीदा अशार से करना चाहूंगी। पेशे मंजर जो तमाशे थे, पसे मंजर भी थे। पेशे मंजर जो तमाशे थे, पसे मंजर भी थे। हम ही थे माले गनीमत, हम ही गारत गर भी थे। कुछ बिला उन्वान रिश्ते, अजनबी सरगोशियां। कुछ बिला उन्वान रिश्ते, अजनबी सरगोशियां। शहर की इस भीड़ में कुछ लोग बाजीगर भी थे। बर्फ मंजर, धूल के बादल, हवा के कहकहे। बर्फ मंजर,
धूल के बादल हवा के कहकहे, आड़े तिरछे जाविये मौसम के चेहरे पर भी थे। रात हमने जुगनुओं की सब दुकानें बेच दी, रात हमने जुगनुओं की सब दुकानें बेच दी। सुबह को नीलाम करने के लिए कुछ घर भी थे। शब परस्तों के नगर में बुत परस्ती ही न थी, शब परस्तों के नगर में बुत परस्ती ही न थी। दहशतें थी, संगमरमर भी था, कारीगर भी थे। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।